Welcome back to this online class. Now, this online class available and provided by the US Academy and Institute. So, in this video lecture, हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लेंस, स्फेरिकल लेंस. ओके, सो इसमें एक दो क्वेश्चन बच्चों ने पूछा है. उसमें क्वेश्चन जो है शिवम ने पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट ये क्या होता है, एंड सत्यम वर्मा ने पूछा है असाइनमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन. तो असाइनमेंट का जो क्वेश्चन हो उसे आप उस क्वेश्चन को पिंच कर सकते हैं, इस पे कमेंट कर सकते हैं. ठीक है, इसमें कमेंट बॉक्स में उसको पुट कर सकते हैं, उसको आपका जवाब दे दिया जाएगा. तो फिलहाल जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम लोग शुरू करते हैं. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एक बच्चे का क्वेश्चन भी है, उससे शुरू करते हैं और आगे हम लोग उसको प्रोसीड करते हैं. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसके पहले हमने आपको क्या क्या बताया है ये जानना बहुत ज़रूरी है. हमने आपको बताया था रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम. हमने कहा था एक वर्ड ऑप्टिकली डेंसर. अगर किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज़्यादा है तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो ऑप्टिकली डेंसर भी होगा. तो ये बहुत अच्छा यहाँ से जो कॉन्सेप्ट है वो आपको जो है दिमाग में हमेशा रखना है, ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखना है. और ये कैसे इसे फाइंड आउट किया जाता है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे ऑप्टिकली डेंसर कोई चीज़ होता है, कैसे नहीं होता है, वो जानना जरूरी है. ठीक है, तो उसी को एक एक करके हम लोग क्लियर करने का प्रयास करेंगे. ओके, तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग यही समझने का प्रयास करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपका किसी भी मटेरियल का मीडियम का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है. यानी वो मीडियम डिसाइड करता है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कितना होगा, क्या नहीं होगा. ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये मेजर करता है कि कोई भी लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना उसमें किस स्पीड से उसमें मूव कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड करता है. जैसे क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो है डेफिनेशन जो है उसमें कहा जाता है रेशियो ऑफ velocity of light in vacuum to the velocity of light in given medium. अब बात यहाँ पे आती है कि आप ये जानते हो कि हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फार्मूला है यहाँ पे दिया गया है, आप देख रहे हो, स्क्रीन पे देख सकते हो. यहाँ पे यहाँ पे आपको ये मिल रहा है स्क्रीन पे. अगर देख रहे हैं आप तो स्क्रीन में आपको लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n/1 मीन. इसका मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, और n12 है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1. ये लिखने का ये जो साइन ऑफ कन्वेंशन यहाँ पे दिया गया है, इसे दिमाग में रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू द सम अनदर मीडियम. तो अब आपके बाद दिमाग में ये चलेगा कि कैसे किसी रिस्पेक्ट में किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है. तो इसलिए फार्मूला जानना जरूरी है. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये आपका कहलाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. लेकिन अगर यहाँ पे जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये अगर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है तो देखिए यहाँ पे nm इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. ये कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. इसके पहले बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, डिफाइन द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. तो ये नेम का जो डिफरेंस है ये जो है यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है. तो हमने कहा कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. तो आप जान रहे हैं एयर में या वैक्यूम में हमेशा स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगा, और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम एक्सेप्ट वैक्यूम. अगर वैक्यूम को छोड़ दिया जाए तो जो भी स्पीड ऑफ लाइट होगा वो हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम होगा. तो इसका मतलब न्यूमरेटर में जो क्वांटिटी है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा है. इसका मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर जब भी फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे, एब्सोल्यूट की मैं बात कर रहा हूँ, उसका वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होना चाहिए.
ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की जा रही है। तो ये हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मटेरियल पे या किन फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, ये जानना बहुत जरूरी है। कलर ऑफ लाइट, अगर कलर ऑफ लाइट रेड रहेगा तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और मीडियम का रहेगा। और नेचर ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल पे भी ये डिफरेंट जो डिपेंड करता है, एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम है, ये बात हमेशा याद रखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसके बाद यहाँ पे एक दिया गया है जो हमने बताया भी है, ऑप्टिकली डेंसर क्या होता है और रेयर क्या होता है। ऑप्टिकली डेंसर मीन्स ये है कि यहाँ पे कि वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर डेंसर है तो उसमें लेस होगा कंपेरिजन टू द वैक्यूम या एयर, और अगर डेंसर है सॉरी अगर वो रेयर है तो अप्रोक्सीमेटली उसके इक्वल होगा। बात समझ आ रहा है ना, यानी डेंसर और रेयर का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट के बेस पर उसे क्लासिफाई किया गया है। अगर हाई स्पीड है इन दैट मीडियम तो उस मीडियम को हम ये कहेंगे कि वो रेयर है। अगर उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट लेस है तो वो आपका क्या होगा, ऑप्टिकली डेंसर। ये बात हमेशा याद रखिएगा। और जो भी मीडियम डेंसर होता है ऑप्टिकली डेंसर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये सारे बहुत सारे इस पे क्वेश्चन दिए हैं, इसको आप लगाने का प्रयास करिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डिफिनेशन दिया है, फिर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। यहाँ देखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। अब इसका ये कई बार एग्जाम में आया है। अब इसका मीनिंग क्या है, अगर कोई मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि उस मीडियम में लाइट उतने टाइम्स लेस होगा, यानी C/V करते हैं ना, तो अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, इसका मतलब उतने टाइम्स 2.42 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ लाइट लेसर देन वैक्यूम। ये बात हमेशा याद रखिए, एयर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे दिया है आपका रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। तो इसके पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। हमने सबसे पहले पढ़ा रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन मिरर में होता है, यानी मिरर एक डिवाइस ऐसा था जिसमें रिफ्लेक्शन के बेस पे सारे प्रिंसिपल या सारे वर्क काम हो रहा था उसमें। अब यहाँ पे लेंस की बात की जा रही है, स्फेरिकल लेंस की बात की। स्फेरिकल लेंस है, इसका मतलब इसमें जो भी वर्क या जो भी चीज जो फंक्शन होगा वो पूरा का पूरा फंक्शन आपका रिफ्रैक्शन के बेस पे होगा। किसके बेस पे होगा, रिफ्रैक्शन के बेस पे होगा। और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लिखाया भी गया है और समझाया भी गया है। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा है रिफ्रैक्शन बाय द स्फेरिकल लेंसेस। अब यहाँ पे एक शब्द आ गया है, स्फेरिकल का तो मतलब आप समझते हैं, रिफ्रैक्शन का भी मतलब समझते हैं, लेंस शब्द आ गया है। अब इसका डेफिनेशन, इससे जो है फेमिलियर होना बहुत जरूरी है। तो लेंस क्या होता है ये जानने का प्रयास करेंगे। जो भी एक एक वर्ड जो आता है, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे मैथमेटिक्स या किसी भी सब्जेक्ट का, अगर आप उसे समझने का प्रयास करेंगे तो टॉपिक अपने आप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो उसका जो मेन हेडिंग होता है वो पूरे थियरी का कंक्लूजन होता है। तो आप 50% वैसे ही समझ जाते हैं अगर आप उसके टॉपिक को समझ जाते हैं। तो यहाँ दिया रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है। स्फेरिकल शेप क्या होता है ये भी आपके दिमाग में है। फिर लेंस एक नया वर्ड आया है, मैं इसको आपको क्लियर करा रहा हूं। लेंस क्या है, और यहाँ पे स्फेरिकल लेंस है, तो स्फेरिकल लेंस क्या होता है ये जानना जरूरी है। व्हेन ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ध्यान से सुनिएगा, व्हेन ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेस, बाउंडेड बाय टू कर्व सरफेसेस, आप ये कह सकते हैं कर्व सरफेसेस, दैट इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट कहेंगे क्योंकि इसके हेल्प से हम बहुत सारे वर्क को करते हैं और बहुत ज्यादा यूजफुल है। दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लेंस। अब आप एक के दिमाग में चल रहा होगा, कह दिया सर टू कर्व स्फेरिकल लेंस होना चाहिए, सरफेस होना चाहिए। अब ओपेक नहीं होना चाहिए सरफेस, जो भी आप इस सरफेस बना रहे, जैसे क्या हमने ट्रांसपेरेंट मटेरियल लिया, अब ट्रांसपेरेंट मटेरियल का ही वो मटेरियल का ही सरफेस होना चाहिए, लाइक दिस। जैसे आप ग्लास व्लास देखें ना, एकदम उसी तरीके का, यानी किसी भी साइड में कोई भी पोर्शन उसका पेंटेड नहीं होना चाहिए। ओके, तो ऐसे डिवाइस को लेंस कहा जाता है। अब लेंस और मिरर
में एक छोटा सा जो डिफरेंस जो होता है मैं बताने का प्रयास करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते होंगे जो है मिरर वन साइडेड कर्व था, वन ही साइड से हमने उसका वर्क फंक्शन जो है जो भी वन साइडेड ही हो रहा था, इसलिए उसका एक ही कर्वेचर था, रेडियस था, एक ही कर्वेचर था तो एक ही रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, एक ही फोकल लेंथ, एक ही फोकस होता था। लेकिन लेंस के केस में आप यहां देखेंगे, ये देखिएगा यहाँ पे जो ये लेंस देख रहे हैं, इधर से भी कर्व है और इधर से भी कर्व है, यानी इधर का भी इधर सर स्फीयर बनेगा और इधर से करेंगे तो इधर स्फीयर बनेगा, तो इधर भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इधर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यानी लेंस में दो फोकस होते हैं। ये बात याद रखिएगा, दो फोकस होते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस। अभी इसके केस में कैसे फोकस को डिफाइन किया जाएगा, लेंस हमने बता दिया, अब लेंस के पार्ट समझ लिया जाए क्या होता है। तो लेंस के पार्ट में हमने बहुत सारी चीजें बता दिया कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो आपका मिरर में भी होता है, इसमें भी होता है। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है वहां पे बताया गया था, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। और फिर जो है लेंस का टाइप्स क्या होता है, तो यहाँ पे भी आपको बताया गया, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है। मतलब दोज लेंस होज मिड पॉइंट या मिड साइड बिकम थिक कंपेरिजन टू द देयर एंड। यानी अगर किसी लेंस का जो है मिड पार्ट जो है थोड़ा सा थिक हो कंपेरिजन टू द एंड, तो उसे कौन सा लेंस कहेंगे, और बीच में आप टच करेंगे तो आपको फील भी ऐसा होगा, तो उसे कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस। और यहाँ पे दिया है कॉनकेव लेंस, आप देख रहे हैं कि इसका मिडिल पार्ट जो है वो थिन है, पतला है कंपेरिजन टू द देयर एंड, ठीक है ना। तो इस केस में इसे कौन सा मिरर कहेंगे, सॉरी लेंस कहेंगे, कॉनकेव लेंस कहेंगे। ओके, तो ये हुआ लेंस क्या होता है, लेंस के कितने टाइप्स हैं, ये हमने आपको यहाँ पे बताया। अब लेंस की जो पार्ट हैं स्पेशली जो एग्जाम में आपके आते हैं वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्रिंसिपल फोकस, सेम टू सेम जैसे वहां पे आपने डिफाइन किया था। और एक बात और सुनिएगा, ये कॉन्वेक्स लेंस में देख रहे हैं लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, यानी एक जगह फोकस कर रहा है, तो इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं और इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो अगर कहीं डाइवर्जिंग लेंस लिखा हुआ मिल जाए तो ये नहीं समझेंगे ये कौन सा लेंस आ गया, ठीक है। इसका मतलब यही है कि एक कॉनकेव होगा और दूसरा कॉन्वेक्स होगा, उसकी नेमिंग के हिसाब से। यहाँ पे देख रहे हैं लाइट कन्वर्ज कर रहा है, आया है बहुत सारे रे ऑफ लाइट आए हैं, लेकिन गए कहां से, वन पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट से, ठीक है ना, आफ्टर रिफ्रैक्शन नॉट रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये है कन्वर्जिंग लेंस और ये है आपका डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मतलब देखिएगा आ रहा था लाइट इस डायरेक्शन से, फिर बेंड हो गया ऐसे, यानी ये डाइवर्ज हो रहा है। और ये इसमें कन्वर्जिंग जो होता है, अगर आप यहां से आप इसे जो है देखने का प्रयास करेंगे इस साइड से, तो आपको लगेगा लाइट यहां से आ रहा है या फोन से, तो इसे कहेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। और यहाँ पे देखिएगा ये फोन, यहाँ पे ना, यहाँ देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे, यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका F2। अब इसे एग्जाम में डिफाइन करने के लिए भी आ जाता है, इसे एग्जाम में डिफाइन करने के लिए अगर ऐसे मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन है डिफाइन द सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप देख रहे हैं इस इमेज से क्लियर होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट इंफिनिटी देन देयर इमेज, ध्यान सुनिएगा, देन देयर इमेज फॉर्म बाई ए कॉन्वेक्स लेंस एट द प्रिंसिपल फोकस एंड दैट पॉइंट, या ऐसे कर सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। एंड जहां पे वो कन्वर्ज कर रहे हैं, जहां पे वो इमेज बनेगा वही पोजीशन ही क्या कहलाएगा उसका सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, समझा गया ना। और अगर आपको मान लीजिए F1 को डिफाइन करने के लिए कह दे तब क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, लिखेंगे क्या, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी लेंस, कॉन्वेक्स लेंस सच एज देयर इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी। यानी जब प्रिंसिपल फोकस फर्स्ट की बात करेंगे तो उसमें ये कहेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इस तरीके से होना चाहिए कि इमेज आपका इंफिनिटी पे बने। और जब सेकेंड को डिफाइन करने का प्रयास करेंगे तब ये कहेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी देन इमेज फॉर्म एट द बिहाइंड द लेंस होगा, एंड दैट पोजीशन वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड क्या, बताइए,
सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। सेम प्रोसेस, सेम एनालॉगसली आप इसमें भी डिफाइन कर सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस एक चीज याद रखेंगे हमेशा, इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, in the case of convex lens, light ray meet actually, but in the case of concave lens, light meets on the principal axis virtually। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ओके। बस वहां पे जो एक्चुअली कहते थे यहाँ पे वर्चुअल करेंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि स्फेरिकल लेंस क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं उसके। और एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है लेंस का, वो मैं आपको समझाना चाहूंगा क्योंकि वो एग्जाम में कई बार आया है। ठीक है, चलिए मैं उसको बता देता हूं। ये स्क्रीन पे ये देखिएगा, ये जो इमेज आपको दिख रहा है, ये ए दिख रहा है ना, ये इसको देखने का प्रयास करिएगा। इसमें आप देख रहे होंगे कि हमने आपसे कहा है, एक चीज आपको मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि जब भी लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाता है तो वो अपने पाथ से डेविएट होता है, और इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। यानी डेविएशन ऑफ लाइट रे फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ऐसे ही आप यहां पे देख रहे होंगे, आप जब यहां से लाइट एयर से आया तो ये मीडियम में गया कि नहीं गया, ग्लास के मीडियम, ग्लास मटेरियल में गया, किसी भी मटेरियल का है ये लेंस। तो फिर भी लाइट बिना डेविएशन के आगे प्रोसीड कर गई है, ये तो दिख रहा होगा इमेज में आपको। तो इसका मतलब क्या है, इसका जैसे इमेज दिख रहा है वैसा इसका डेफिनेशन भी है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप समझने का प्रयास कर रहे हैं और इमेज को देख रहे हैं तो आप इमेज से ही इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्या है, आप याद रखिएगा, जहां पे पॉइंट ओ यहाँ पे मेंशन है, यही पॉइंट ओ मिरर के केस में पोल कहलाता था, लेकिन यहाँ पे पोल नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑप्टिकल सेंटर को कैसे डिफाइन किया जाए, तो जैसे दिख रहा है वही लिख दीजिए। क्या, एक ऐसा पॉइंट, अभी ध्यान समझिए, पहले समझ लीजिए, एक ऐसा पॉइंट जहां से लाइट विदाउट डेविएशन के पास कर जाए, बिना मुड़े ही निकल जाए, इनसाइड द लेंस, याद रखिएगा, आउटसाइड नहीं, इनसाइड द लेंस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। समझे। अब इसे डिफाइन करना है तो कैसे, नोट्स, अपने नोट्स में कैसे लिखेंगे, नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है ना। तो अब नोट्स में इसे कैसे लिखेंगे, तो सिंपल सी बात है, द पॉइंट इनसाइड ए लेंस फ्रॉम वेयर द लाइट गोज विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है ना, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां से लाइट बिना डेविएशन के सीधे निकल जाए, उसे क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। तो ये मिरर से थोड़ा सा डिफरेंट दो पार्ट था लेंस का, जो है, जो हमने आपको बताने का प्रयास किया। अब जैसे आपने उसमें पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन इन मिरर, रूल्स जो पढ़े थे, वैसे ही आपको यहाँ पे भी आपको पढ़ने को मिलेगा, ओके, सीखने को मिलेगा। तो वहां पे भी हमारे पास कितने रेज अवेलेबल थे फॉर इमेज फॉर्मेशन के लिए, 4 रेज थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी 4 रेज ही मिलेंगे, बस यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, जैसे यहाँ पे आपको मिल रहा है फोकस, फर्स्ट फोकस, सेकेंड फोकस, ओके, वहां पे सिंगल फोकस मिलता था, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो पॉइंट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद जो आता था ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी उसमें था मिरर में ना, जो रोल वहां मिरर में प्ले करता था वही रोल इस लेंस में फोकल लेंथ का डबल लेंथ। यानी अगर हम f1 को 10 मानते हैं तो 20 सेंटीमीटर जो भी पॉइंट आएगा, 20 सेंटीमीटर पे रखे ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज वैसे ही बिहेव करेगा जैसे आपका उसमें मिरर में करता था। यानी अगर वहां पे हम आपसे कहें कि ऑप्टिकल सेंटर पे कोई ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगा, तो कॉन्केव मिरर हो, तो आप सीधे कहते थे क्या, बिलो द ऑप्टिकल सेंटर, सेम साइज सेम हाइट, ये कहते थे ना। ऐसे यहाँ पे भी सेम वही होगा, लेकिन वो रोल प्ले करेगा इस केस में 2f, यानी फोकल लेंथ का डबल डिस्टेंस। ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं 4 रेज क्या क्या हैं जो हमारे इमेज बनाने में हेल्प करेंगे। और हमने आपको समझाया अभी कि इमेज बनाने के लिए तो हमारे बॉडी से इनफाइनाइट रेज निकलते हैं और इंसिडेंट करते हैं ऑन मिरर,
लेकिन अगर हम इनफाइनाइट रेज को लेकर के अगर किसी ग्राफ को समझने का प्रयास करें तो वो फिर समझ से परे ही हो जाएगा, क्योंकि वो ग्राफ आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे क्या बनना है, ठीक है ना। इसलिए टू रेज को ही जो है हमेशा सपोज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट के इमेज के ब्यूटी से मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। हमें बस उसे मैथमेटिकली उसे एक्सप्रेस करना होता है कि उसका पोजीशन क्या होगा, हाइट क्या होगा। हमें उस इमेज के ब्यूटी से मतलब नहीं होता, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ दो ही रेज को जो है इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं इमेज फॉर्मेशन में। लेकिन हमारे पास 4 रेज अवेलेबल होंगे, उन 4 में से क्या यूज करते हैं हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि वो है कहाँ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा व्हेन लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन ए लेंस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू द फोकल लेंथ, सेकंड फोकल लेंथ, आप फोकस, सेकंड फोकस, ये तो क्लियर हुआ, तो आपको वहां पे भी बताया गया था। और अगर वही लाइट यहाँ पे देखिए सेकंड में, अगर वही लाइट फोकस से आए तो पैरेलल हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। और ये आपका वही केस इसमें दिखाया गया है कॉन्केव में। फिर यहाँ पे आपको दिखाया गया ऑप्टिकल, जैसे वहां पे आपको हमने बताया था नॉर्मल इंसिडेंट करता था, सीधे वो रास्ता अपना ट्रेस कर लेता बैक। यहाँ पे वो पॉइंट कौन प्ले कर रहा है, ऑप्टिकल सेंटर। ओके, वही केस यहाँ पे भी है, इस फिगर में भी है, ठीक है। तो हमें लगता है कि आपको हर बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए अभी 1 बाय 1 करके, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। ओके, दिस इज इलस्ट्रेटेड इन दिस फिगर, वो आप देख रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि कितने तरीके की इमेज फॉर्मेशन की कंडीशन और कितने पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं इसमें देखा जाए, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1, ये आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है, बाकी 2 केस है। एकदम जस्ट यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा। इमेज बनाने के लिए एग्जाम में तो 100% है कि आना ही आना है एक कंडीशन, चाहे वो मिरर से आ जाए चाहे वो लेंस से आ जाए, यानी न्यूमेरिकल में ही आपको ज्वाइन करके दे देता है, इसमें तो ये चल रहा है ट्रेंड। अब आप याद करिए कि जब हमारे पास कॉन्केव मिरर था उसी में इमेज फॉर्मेशन के कितने कंडीशन थे, 6 थे ना। वहां पे कॉन्केव मिरर था तब 6 केस था, इसमें जस्ट उसका उल्टा करते, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस होगा तब उसमें 6 कंडीशन होंगे इमेज फॉर्मेशन या इमेज पोजीशन का। और 2 केस वहां पे होता था कॉन्वेक्स मिरर में, और यहां पे 2 केस होगा कॉन्केव मिरर में, सिंपल सी बात है, ठीक है। और वहां पे कॉन्केव मिरर में वर्चुअल, कॉन्केव मिरर में रियल इमेज बनता था, यहां पे कॉन्केव लेंस में वर्चुअल बनेगा। ये भी बात अपने दिमाग में याद रखिएगा। तो 2 चीज है, थोड़ा सा समझने लायक था इसलिए मैंने उस पर थोड़ा सा हाईलाइट किया, बाकी आप देखते रहिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज, When object at infinity then image form at focus, क्लियर हो गया फर्स्ट। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने आपसे कहा है ना कि जब 2f जो डिस्टेंस होता है वो सेम रोल प्ले करता है जो ऑप्टिकल जो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर में प्ले करता है। तो अब हमने कहा था उसमें बियॉन्ड सी होता है, तो कहाँ इमेज बनता है, सी और एफ के बीच में बनता है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम आपसे बात करें कि यहाँ पे 2f1 से इधर बियॉन्ड है ना ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज कहाँ बनना चाहिए, सी और एफ के बीच में, यानी 2f ही आपका है तो 2f2 आपका कैसा रोल प्ले करेगा, देखिएगा C2 यहाँ पे देखिएगा, और उसके बीच में बन गया इमेज बिटवीन सी, ठीक है ना। जस्ट उसका उल्टा, यानी बियॉन्ड 2f1 देन इमेज फॉर्म बिटवीन f2 एंड 2f2। ओके, और रूल तो आपने बताया है कि एक रे आप पैरेलल ले जाएंगे और एक दूसरा जहां से भी मन करे वहां से पास कर सकते हैं, लेकिन 2 ही लाइट को यूज करना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट एट 2f1 in case of convex lens then image form at 2f2 just opposite उल्टा inverted is equal size, एक क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे देखिए between 2f1 and f1, तब अगर c और f के बीच में beyond 2f2, बस खेल खत्म, वहां पे beyond c हो जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, when object at f, ये तो सिंपल सी बात है, f1 देन इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी, क्योंकि फोकस पे है, ये भी वहां पे बताया गया था आपको। और ये इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि यही एक ऐसा कंडीशन है जब कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है। ये बात याद रखिएगा, बिटवीन एफ एंड सी। सी मीन्स ऑप्टिकल सेंटर, ओ भी कह सकते हैं। ओके, तो ये बात हमेशा ये कंडीशन याद रखिएगा, क्योंकि उसमें भी आपको लास्ट कंडीशन बताया था याद करने के लिए, मेमोरी में रखने के लिए। इसे भी आपको अपन मेमोरी में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, चलिए अब यहां देखते हैं। इसमें दो ही केस होता है। व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी देन इमेज फॉर्म एट एफ। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये देख रहे हैं आप। व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी देन इमेज फॉर्म एट F1 हाईली डिमनेस, मतलब बहुत ही छोटा बनेगा और उसे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि वो किस ऑब्जेक्ट का इमेज है, क्योंकि बहुत ही डिमनेस छोटा पॉइंट साइज बनता है। ओके, लेकिन एक्चुअल लाइट नहीं बना रहे हैं, देख रहे हैं लाइट एक्चुअली तो इधर बेंड कर गया है, लेकिन हमें यहाँ पे जब इसकी बैक साइड प्रोसीड किए हैं, जो इसको एक्सटेंड किए हैं, तब हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिला, उस पर इमेज बना, यानी वर्चुअल इमेज बनता है, रियल इमेज नहीं बनती। यहाँ पे देख लीजिए सेम कंडीशन है। अब जब फाइनाइट ऑब्जेक्ट पे रहेगा तो इमेज F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में कहीं ना कहीं बनेगा। बस दो ही केस, ठीक है ना। कैसे? एक आप इधर से ले जाएंगे, एक ऐसे आप, जो सेम केस जैसे मिरर में बताया गया वही होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए, साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल लेंस सेम एज ए मिरर। जैसे आप मिरर में जो चीज पढ़े हैं सब कुछ वही साइन ऑफ कन्वेंशन आपको यूज करना है, ठीक है। वहां पे आपने पढ़ा है मिरर फार्मूला, यहाँ पे है आपका लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या है? 1/v 1/u इज इक्वल टू 1/f। v क्या है? इमेज पोजीशन। u क्या है? ऑब्जेक्ट पोजीशन फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर नॉट पोल, याद रखिएगा। एंड f इज ए फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये भी कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर आपने कहा कि जो है इसमें दो फोकल लेंथ होता है F1 एंड F2, तो हम यहाँ पे F कौन सा लेंगे? तो इसको जो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जब आप क्लास 12th में आएंगे, जब आप हायर क्लास में जाएंगे, तब आपको वहां पे F1 F2 का सोचने की बात है। यहाँ पे सीधा जानिएगा, आपके लेवल पे F1 F2 इक्वल रहेगा, तो आप जिस वैल्यू को चाहें उस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। बस एक बात याद रखिएगा कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है उसे पॉजिटिव माना जाता है, और कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है उसे नेगेटिव माना जाता है। बस इतना याद रखिएगा हमेशा। बाकी लिनियर मैग्निफिकेशन आपको वहां पे भी सेम बताया गया, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रेशियो, और इसका मतलब क्या होता है अभी आपको समझाने का प्रयास किया गया था। तो आज हमने आपको क्लास एक चीज और यहाँ पे एक मैं और बता दे रहा हूँ, एक टॉपिक बहुत ही सुंदर टॉपिक है, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग नेचर ऑफ लेंस इज कॉल्ड पावर। ध्यान सुनिएगा, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग नेचर ऑफ लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। अब जो लेंस लाइट को जितना ज्यादा बेंड करेगा उसका कन्वर्जिंग नेचर उतना ही, या डाइवर्जिंग नेचर उसका उतना ही ज्यादा रहेगा, उसका पावर उतना ही मैक्सिमम होगा। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताना चाहूंगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये फिगर मैं इसमें दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे देखिए, ये फिगर में आपको दिख रहा है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि एक लाइट यहां जग गया और यहाँ पे बेंड हो गया, तो ये जो आपको F2 है, ये जो F2 आपको दिख रहा है, ये F2 अगर ज्यादा होगा तो लाइट रे कम बेंड होगा। मान लीजिए F2 अगर हम कहते हैं यहाँ पे है, तो लाइट आपका कैसे आता? ऐसे आता, ऐसे जाता, तो ये बेंड कम हुआ ना इसकी तुलना में। अगर हम कहें फोकल लेंथ यहाँ पे है तो आपको लाइट ऐसे हो जाता, तो ज्यादा बेंड करना पड़ता है। यानी फोकल लेंथ जितना ही कम होगा लाइट रे उतना ही बेंड ज्यादा होगा, और लाइट रे उतना ही ज्यादा बेंड होने का मतलब क्या है? बेंड होने का मतलब क्या है? उसका पावर उतना ही ज्यादा। यानी यहां से जो इस एक्सप्रेशन से देखने से ये मिल रहा है कि पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर ये F2 इधर शिफ्ट करेगा तो लाइट ज्यादा बेंड होगा, और F2 अगर इधर शिफ्ट कर रहा है तो इसका मतलब फोकल लेंथ कम हो रहा है, लेकिन बेंडिंग प्रॉपर्टी ज्यादा हो रहा है। इसलिए फोकल लेंथ जितना कम होगा उसकी कन्वर्जिंग नेचर इस केस में ज्यादा होगा, और यही जब हम कॉनकेव लेंस की बात करेंगे वहां पे डाइवर्जिंग नेचर ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो ये बात याद रखिएगा, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ एनी लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वन लाइनर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस।
तो डायोप्टर होता है, सिंपल सी बात है। क्या होता है? डायोप्टर। ओके, तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर कोई किसी प्रॉब्लम में, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके उस क्वेश्चन को वहाँ पे आप जो है पेस्ट कर सकते हैं, उसको आज जवाब नेक्स्ट में दे दिया जाएगा। जैसे आज 2 लोगों का जवाब मैंने क्लियर करने का प्रयास किया, ठीक है। एक असाइनमेंट का प्रॉब्लम था तो उसको आप जो है सेंड कर दीजिएगा, मैं दोबारा देख लूंगा उसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने बताया कि कैसे P1/F क्यों लिखा जाता है, ये जानना बहुत समझना जरूरी था, क्योंकि लिखने तो याद करने से कोई मतलब नहीं है, बस जब तक उसको उसकी टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होती है, ठीक है। तो ये था आपका रिफ्लेक्शन लाइट चैप्टर का पार्ट, ठीक है। तो इसमें ढेर सारे क्वेश्चन हैं, असाइनमेंट के रूप में आप जो है उसे नोट कर लीजिएगा, और जितना भी है अपनी नोट्स कॉपी में उसे सॉल्व करिएगा, और जो नहीं आ रहा है उसे आप पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। ओके, सो थैंक यू, बाय।